जय हिंद बच्चों, तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 59। ऑलरेडी 58 तक हमने आपको करवा रखा है। कहता है मीटर रॉड इज हाफ मेड ऑफ कॉपर एंड हाफ मेड ऑफ आयरन। मीटर स्केल जो कि 100 सेंटीमीटर का होता है आपके पास, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक मीटर रॉड है जो कि लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास का है ना। 100 सेंटीमीटर का ही एग्जैक्टली मानना है आपने वैसे भी। तो ध्यान समझना है, इसका कहता है जो हाफ पोर्शन है, इसका मतलब एग्जैक्ट मिड वाला पोर्शन होगा यहाँ पे इस तरह से। तो इधर वाला जो बना हुआ वो आपके पास कॉपर का बना हुआ है, और इधर वाला जो आपके पास है वो आयरन का बना हुआ। आपकी मर्जी किधर कॉपर किधर आयरन रखे, आधा आधा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे भी। कहते हैं द मास ऑफ द कॉपर पार्ट इज 900 ग्राम। इधर का जो मास है वो आपके पास 900 ग्राम है, और इधर वाले का जो आयरन वाले पोर्शन का वो आपके पास 800 ग्राम। देन कैलकुलेट द पोजीशन एट विच द रॉड कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो आपको एक तरह से फलक्रम वाला पॉइंट निकालना है आपके पास, जहां पे फलक्रम से बैलेंस हो जाएंगे दोनों तरफ से, और कुछ नहीं। तो अगर किसी को नहीं पता, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं, हालांकि नहीं भी पता होगा ये चीज तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। कॉपर का जो मास होता है वो आपके पास होता है, एक मोल का जो मास होता है वो आपके पास होता है लगभग 63.5 ग्राम्स के आसपास, ठीक है। और इसका आयरन का होता है लगभग 55.8, चलो 56 ले लेते हैं, 56 ग्राम के आसपास होता है। तो अगर ये 50-50% में, तो नो डाउट हैवी जो होने वाला है वो ये होने वाला है, ये वाला पोर्शन होने वाला है। और वैसे भी 900 ग्राम दे ही रखा है, देखो हैवी होगा ही होगा गारंटी के साथ, क्योंकि हैवी यहाँ पे दे भी रखा है, ये वाला होना ही था और हैवी दे भी रखा है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप ये समझना है कि ये हैवी है, तो 100% जो फलक्रम शिफ्ट होने वाला है वो हैवी साइड की तरफ होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास जो होता है शिफ्ट, वो हैवी लोड के साइड होता है। तो ये जो फलक्रम है वो एग्जैक्ट मिड में तो नहीं लाई करता, अगर यूनिफॉर्म होता तो लाई करता। तो ये लगभग यहाँ पे लाई करने वाला है, इस तरह से इस वाले पोजिशन पे लाई कर सकता है, थोड़ा सा इधर है ना, 50 से थोड़ा सा इधर, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस भी नहीं, आप देखें 100 ग्राम का डिफरेंस है आपके पास, है ना। चलिए, तो अब ये वाला जो पॉइंट है उसे हम फलक्रम मानकर आपको क्या करना है, डिस्टेंस जो है वो आपको पता लगाना है। तो चलो यार डिस्टेंस पता लगा देते हैं, बेसिक सा काम है, कुछ नहीं, ध्यान से समझना है आपको, इसको बड़े ही प्यार से समझना है, ठीक है ना। आप पहले ये देखिए कॉपर रॉड, आप देखिए वेट को आप 900 ग्राम यहां पे या फिर यहां पे नहीं लगाने वाले हैं, इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब क्यों यहां पे नहीं लगाने वाले हैं, सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए। अगर ये मेरे पास कॉपर का यूनिफॉर्म रॉड था यहां से लेकर यहां तक, तो इसका जो वेट लगने वाला है वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, जो कि एग्जैक्ट यहां पे होगा, ये वाला बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपके पास 25 सेंटीमीटर होगा। और इसका भी, क्योंकि यहां से यहां तक तो यूनिफॉर्म ही है, आयरन का ही बना हुआ है, तो इसका जो वेट लगेगा वो यहां पे लगेगा। मतलब ये वाला भी डिस्टेंस आपके पास कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो मतलब आपको यहां तक का कोई काम नहीं है, अब यहां से लेकर यहां तक को आप उड़ा सकते हैं बिंदास। अब आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही में से करनी है, यहां से सिर्फ इतने में से करनी है आपको। तो टोटल जो दिख रहा है आपके पास, टोटल जो दिख रहा है वो 50 है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट हमें समझना है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें अपने को पता करना है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अगर यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को अगर मैंने x मान लिया, तो यहां से यहां तक टोटल कितना था, 50 था। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास 50 माइनस x हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, कितना हो जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा। अब बिल्कुल बेसिक सा काम करना है आपको, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा यहाँ पे करने को, बिल्कुल बेसिक सा काम बचा है। क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों को आपके पास इक्वल रख देना है बस। तो आपको पता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 1-1 कर देता हूं और 2-2 कर देता हूं, ठीक है। इधर 1-1 कर देता हूं, इधर 2-2 कर देता हूं। तो 1-1 कितना होगा, फोर्स आपके पास 900 ग्राम फोर्स दिया होगा, मास देता है जब भी आपके पास जी से मल्टीप्लाई करके, मतलब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके काम करता है, तो वो कट ही जाता है, लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो मास हो गया आपके पास 900 ग्राम, आप चाहे तो 10 ले ले, 9.8 ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों साइड लेंगे ऑफ कोर्स, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो कट ही जाएगा, ले ना ले फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास x लिया हुआ है, और ये वाला मास आपके पास 800 ग्राम है, और आपके पास जो ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, 50 माइनस x है। बताइए यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है अभी तक तो। चलो भाई, तो ग्राम को अभी थोड़ी देर के लिए गोली मारते हैं, ठीक है ना, बाकी सब पे हम फोकस करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नो डाउट 900x ही आने वाला है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×5 = 40, और ये 1 2 3 0, ठीक है। और इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ऑफ 800 टाइम्स x आने वाला है। ये माइनस वाला इधर ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 8 17 1700 हो जाएगा, टाइम्स x इज इक्वल टू 40,000 बचा आपके पास, 40,000 बचा है, और यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा 40,000
डिवाइडेड बाय 1700 और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 400 डिवाइडेड बाय 17। मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं डेसिमल में ही आने वाला है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ 400 को 17 से, सो इट इज टर्निंग आउट अबाउट 23.52, 54 कर देता हूँ, 53 कर देता हूँ क्योंकि उसके बाद 9 भी आ रहा है, तो 23.53 के आसपास जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ रहा है राउंड ऑफ करने के बाद। तो ओवरऑल ये आपके पास जो डिस्टेंस है वो x है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि जो सेंटर लाई करने वाला है वो कहां पे लाई करेगा, ये क्या नाम है, 23.53 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड ऑफ द दिस, मतलब यहां से यहां तक अगर आप लेते तो ये वाला 25 और था, आपको पता ही है 25 प्लस ये वाला डिस्टेंस आ गया 23.53, मतलब 25 और 23.53 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 3 8 2 दूनी 4, 48.53 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि कॉपर के वन एंड से 48.53 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपके पास जो फुलक्रम है वो एक पॉइंट होगा जहां पे आप इस पूरे रॉड को क्या कर सकते हैं, बैलेंस करके रख सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपके पास गिवन था इस वाले में। आई होप आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। ये रहा मेरे पास दूसरा वाला सवाल। तो इसमें हमसे कहा जाता है द डायग्राम बिलो शोज अ कॉपर कंडक्टर प्लेस्ड अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मैग्नेटिक कंपास P is present above the conductor and Q is below the conductor. If current is passed through the wire, देखिए पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा सा दिमाग में एनालाइज करते जाना है, एक फिगर बनाते जाना है कि हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बस करंट इज पास थ्रू द वायर फ्रॉम ए टू बी, फिगर को भी थोड़ा सा देखते जाइए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास विल शो प्रोमिनेंट डिफ्लेक्शन एंड वाई। प्रोमिनेंट मतलब होता है कि एक्यूरेट, सबसे पहले एक अच्छे तरीके से, है ना, कौन दिखाएगा अच्छे तरीके से, ऐसा समझ लीजिए इसको, आप समझिए कि इसका मतलब है अच्छे तरीके से, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। अब किस में विजिबिलिटी आपकी किस में अच्छी होगी, कंपास P में या फिर कंपास Q में, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बेसिक होने के बाद भी यहाँ पे जो कंसेप्ट लगता है ना वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। ये जितने भी मैं आप लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट भाई, आप समझाते हैं। यहाँ पे आपको आई होप आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया है, जो आप लोगों को मैंने चैप्टर करवाए हैं जो, और वहां पे जो क्वेश्चंस करवाए ठीक थे, एवरेज थे, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपका दिमाग खोल रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है, कुछ खास ज्यादा एक्स्ट्रा है नहीं, एक आधे ऐसे आ जाते हैं, हाँ, जो आपको थोड़ा बहुत जो सिलेबस में नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ पे एक आधी चीजें आ जाती है। बट अगर आप देखो बाकी सारे क्वेश्चनों को तो आपको पता चलेगा अरे यार ये तो पढ़ा तो है, कॉन्सेप्ट वही था, बस हम इसको समझ नहीं पाए। और यही रीजन है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते उनको मार्क्स कभी नहीं आते अच्छे वाले। क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आप डायरेक्टली जा रहे हो, वहां पे आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे और हमें आंसर किस टाइप से करना रहेगा। तो उसके लिए आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमेशा करके जाना, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर आईसीएसई के स्टूडेंट हो, ठीक है। चलिए अब इस वाले की बात करते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, कहता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको साफ साफ दिख रहा है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ये ऐसे है। वायर को ईस्ट से वेस्ट की तरफ प्लेस किया गया, देखिए ए से लेकर बी तक प्लेस किया गया, ए बी, मतलब यहाँ पे आपके पास ईस्ट है, यहाँ पे आपके पास वेस्ट है। और ये दो मैग्नेटिक वो है कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, एक इस वायर के ऊपर यहाँ पे रखा गया और एक इस वायर के ठीक नीचे प्लेस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसे आप ये वाला वायर समझ लें, ए से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, तो एक कंपास को यहाँ पे रखा है ऊपर और एक कंपास को यहाँ रखा है नीचे। अब आपको पता है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी है, इन्होंने थोड़ा सा गलत बना रखा है। ईस्ट तो राइट साइड होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, थोड़ा सा इन्होंने गलत बना रखा है, बट ठीक है, हमें अभी उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी समझ लीजिए, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। जनरली अगर आप सामने से देख रहे हैं तो मैं यहां से देखूंगा तो ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, सामने से देखेंगे राइट साइड आपके पास ईस्ट है, ठीक है ना, मैप के अकॉर्डिंग। बट ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, हमें खैर उनसे अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ईस्ट और वेस्ट से ना हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेन जो फर्क पड़ेगा और नॉर्थ और साउथ से, और हमारा नॉर्थ साउथ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ऐसा कुछ है। अब ये वाला मान लो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नॉर्थ साउथ कैसे होने वाले आपके पास, ऐसे
नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो यहाँ पे एक कंपास प्लेस किया गया इसके ऊपर, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, और एक इसके ठीक यहाँ पे नीचे प्लेस किया गया है, नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट कर रहा है, दोनों वैसे सेम डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां से अगर वायर गया तो आप लोगों को पता है करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर एक कंडक्टर उसमें से करंट पास कराएंगे तो वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से आपके पास डिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में भी, मैग्नेटिक कंपास में भी, और इस वाले मैग्नेटिक कंपास में भी, है ना। अब बात आती है, यहां पे पूछा कि इसमें से किसमें प्रोमिनेंट डिफ्लेक्शन दिखेंगे एंड क्यों। अब आपको इसका आंसर देना है, तो ध्यान समझिएगा। ये वाला आपके पास यहां पे एक कंपास था और एक कंपास आपके पास नीचे है, प्रोमिनेंट मतलब प्रॉपर तरीके से आपको किस में दिखेंगे, देखिए डिफ्लेक्शन दोनों में होने के चांसेस हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। करंट इधर से जा रहा है, कंपास यहां है, एक कंपास यहां है, करंट इधर से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुरंत घूमेगा, तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन ये जो ऊपर वाला है उसमें दिखाई दे देगा, फिर इसमें आपके पास दिखाई दे देगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो P वाला जो होगा, ये वाला P वाला जो ऊपर रखा गया है सामने से, ये ऊपर से, क्योंकि आप ऑब्जर्व तो सामने से कर रहे हो ना, एक नीचे रखा है एक ऊपर रखा है, तो प्रोमिनेंट जो डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा वो किसमें प्रॉपर तरीके से दिखेगा, आप खुद बताना। बीच में वायर आएगा तो ऊपर वाले में बेस्ट दिखेगा, तो बिल्कुल मेजरमेंट बिल्कुल एकदम एक्यूरेट वाली चीजें आएगी, नीचे वाले में आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा कि भाई ढक रहा है, कुछ हो रहा है पीछे से, या फिर इधर से भी करंट पास किया है, तो जल्दी इसमें देखने को मिलेगा। तो प्रोमिनेंट वाले की बात करेंगे तो P में दिख जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर हम 61 की बात करते हैं। इसमें कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए वाटरफॉल। तो वाटरफॉल है, मान लेते हैं कि यहां से गिर रहा है, यहां से पानी गिर रहा है इस तरीके से, और यहां पे झरना है, ये वाला बॉटम है आपके पास और ये वाला आप टॉप कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कहा गया वो देख लेते हैं। टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो आपके पास 0.2 डिग्री सेल्सियस का है, आप इसे केल्विन लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0.2, और ये आपके पास डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर है, ध्यान रहे इस चीज का। आप केल्विन लिख दें, डिग्री सेल्सियस लिख दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रीजन सिंपल है, क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर सेम होते हैं जब वो चेंज की बात करते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, कहते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है यहां से यहां तक, इसकी हमें हाइट बतानी है, एक तरीके से लेंथ बतानी है, और जी की वैल्यू दे रखा है आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको पहले से बता रखा है, ये चीज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन आपके पास होता है, डिग्री सेल्सियस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे होने क्या वाला है। अब बात आती है कि यार हाइट पूछ लिया, इसका तो कोई रिलेशन आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन पढ़ा है, मैं आपको समझाता हूं होता क्या है, ध्यान समझिएगा। ये जो टेम्परेचर का चेंज आया है, ये जो टेम्परेचर का चेंज आया है जो कि डेल्टा टी है यहाँ पे, वो क्यों आया है आपको ये समझना है। तो अब आपको ये बताना है यहाँ पे कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस तो दे रखा है, कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट जो है कहाँ पे ज्यादा होगा, बस आपको ये पता करना है, यहाँ टॉप पे या फिर बॉटम पे। बताइए, देखो ऊपर से पानी गिर रहा है तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या है आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास हीट एनर्जी में। यहाँ पे ना पानी आपके पास गर्म देखने को मिलेगा थोड़ा सा ऊपर के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो हीट एनर्जी आ रही है वो कौन सा एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, जो पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी था या फिर काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं। तो पोटेंशियल या फिर काइनेटिक में दोनों में किस में लेंथ आता है वो देख लीजिए। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। तो mgh वाला फॉर्मूला आप यूज करो, वही बेस्ट रहेगा भाई, क्योंकि उसमें आपके पास क्या है, h है, हाइट है, वही आपको निकालना है, और वो किसके इक्वल होगा, जितना यहाँ पे जो हीट है वो आपके पास स्टोर हुआ है। और हीट का फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है, तो हीट का फॉर्मूला उसके केस में क्या होता है, C = क्या होता है, Q बाय में m डेल्टा टी। याद आया, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल दो तो CM डेल्टा टी आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलो मास से मास आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर तो ऊपर और नीचे सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों को कैंसिल कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जी की वैल्यू 10 दे रखा है, हाइट आपको निकालनी है, सी की वैल्यू आपको 4200 दे रखा है, डेल्टा टी आपके पास 0.2 है, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर है, बात खत्म। मीटर में लिखिएगा ऐसा यूनिट में, ठीक है। इतनी बात, चले आगे, ओके ग्रेट। आइए बेसिक सा क्वेश्चन पूछा आपसे, फटाफट बता देते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है पहले में, और पहले तो फिगर को अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है।
तो ध्यान से देखिए इस वाले फिगर को और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कह रहा है कि जो स्ट्रॉ है वो आपके पास पार्सली इसमें रखा गया है, आधा ऊपर है आधा अंदर है आपके पास। कहता है व्हाई डज द स्ट्रॉ इन वाटर अपीयर थिकर एज कंपेयर टू द स्ट्रॉ आउटसाइड द वाटर। आप अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो पता चल रहा होगा आपको कि ये जो अंदर इनसाइड जो वाटर के अंदर है वो आपके पास थोड़ा सा थिक नजर आ रहा होगा, लेकिन आउटसाइड वाला थोड़ा थिन दिख रहा है आपके पास जो स्ट्रॉ है वो। तो वही रीजन आपसे पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या पता है, ये जो ग्लास है, ग्लास आप देख सकते हैं ये जो कर्व है इस टाइप का है, कर्व शेप का है, इधर से इधर से। तो ये लगभग लगभग क्या बना लेता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये एक्ट कर रहा है। किसकी तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो करती है वो क्या करती है, आपके पास चीजों को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाती है, मतलब बड़ा करके दिखाए। तो पहले ये थिन था तो अब ये क्या हो गया आपके पास, थिक हो गया। दूसरे में कहता है व्हाई डज द स्ट्रॉ अपीयर डिसकंटीन्यूअस इन वाटर। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां भी लग रहा है जैसे ब्रेक हो रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट अलग है, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रॉ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। देखो इस वाले पॉइंट पे आपके पास लग रहा है कि अलग है, ब्रेक किया है, डिसकंटीन्यूअस है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं, वो सेम ही है, एक ही है। तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन क्या, ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे अगर आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन आप लोगों को मैं बता देता हूं, याद दिला देता हूं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा है आप लोगों ने, ऐसे करके ये आता था, ऐसे आता था, फिर ये वाला टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता था, फिर ऐसे, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल होता था, इसको आगे एक्सटेंड करते थे इस तरह से, फिर ये वाला इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखें, अगर आपको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज यहां पे पता चलेगा कि भाई ये आ तो ऐसे रहा था, लेकिन ये निकल यहां से रहा है। तो ये वाला यहां पे है, ये वाला यहां पे है, तो ये वाला सीधा ऐसे जाना चाहिए था और ये वाला अलग। तो ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों आपके पास ब्रेक हुए दिख रहे हैं, नहीं, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये निकल यहां से रहा है। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में आपको लग रहा है कि ब्रेक है, वही पॉइंट यहां पे दिख रहा है। तो यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ये रिफ्रैक्शन की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में। आइए अगले की बात करते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और नॉर्मल सी चीजें इसमें बता रखी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ध्यान समझिएगा। डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें, कहता है ट्रायंगुलर प्रिज्म है यूज्ड फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ए बी। यहां से ए बी जो पाथ है उसको हम ट्रेस कर रहे हैं कि कहां पे कैसे जाएगा। और कहता है रिफ्लेक्शन द प्रिज्म, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। स्टेट द करेक्ट आई पोजिशन फ्रॉम द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस टू सी द इमेजेस पॉइंट्स ऑफ द ए एंड बी इन द सेम लाइन थ्रू द प्रिज्म। तो आपको यहां से बस नाम बताना है कि आपको इमेजेस क्लियरली कौन से पॉइंट्स आपको जो है वो दिख जाएगा। तो अगर ये स्ट्रेट इस तरह से आ रहा था तो ये सीधा तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये ग्लास प्रिज्म है। तो पहले आप यहां पे एक नॉर्मल लाइन बनाइए, नॉर्मल लाइन मतलब ये वाला परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपने एक नॉर्मल लाइन बना दिया, तो ये देखिए रेयर टू डेंसर जा रहेगा, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ऐसे करके टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, है ना। उसके बाद यहां से इस तरीके से नॉर्मल जाएगा, तो फिर यहां पे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे करके अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि ये वाली इसकी इमेज यहां पे अगर जो दिखेगी तो वो आप कौन से पोजीशन से बेहतर तरीके से देख सकते हैं, बेटर तरीके से। तो बेस्ट रहेगा आप यहां पे क्यू वाले पॉइंट से देखें, तो ये इसका आंसर क्यू हो जाएगा। दूसरे में कहता है इफ द रे आफ्टर एंटरिंग द प्रिज्म सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब यहां से रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, हमने तो यहां पे रिफ्रैक्शन करा दिया, तब आप पॉइंट क्यू से देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरे बार में कहता है कि वो ना टोटल टीआईआर करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये वाला नॉर्मल हुआ होगा, ये यहां पे ऐसे आया होगा, फिर ऐसे ये नॉर्मल बनेगा, फिर ये रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, टीआईआर मतलब ये सेम मीडियम में वापस चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक आ जाएगा, मीडियम दोबारा चेंज होगा, तो यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा और ऐसे करके चला जाएगा। तो यहाँ वाले को, इस वाले को इमेज को आप कैसे बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे, आपके पास पॉइंट आर पे बैठ जाइए। उधर से भी देख सकते हैं ऐसे, बट पॉइंट आर इज परफेक्ट। आगे बात समझ में, ठीक है, चलें आगे भाई। अब वाले जो क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट होते हैं वो है आपके पास, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाले हैं। तो मेरे हिसाब से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ कि कहाँ से कैसे क्या करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, 17, 45, 70 कहाँ से शुरू है,
शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके पास अभी तक जो मैंने आप लोगों को करवाए वो आपके पास 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन थे, और अब हमारे पास यहाँ पे जो शुरू हो जाते हैं वो आपके पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आगे हम करना शुरू कर देंगे। अभी के लिए आप लोगों के लिए क्या है, जो डाउट आते हैं वो इस नंबर पे भेजते रहे, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को मिलता रहेगा। एंड अगर पर्सनल क्लास की अगर आप लोगों को नीड हो तो उसकी भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे करते रह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में ऐसा करते हैं, इतना ही रखते हैं। बाकी जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो हम आगे आपके साथ कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आपको समझाई गई थी सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।